हुकूमत फैसला करती है और फिर अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाती है। ईसीसी ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला किया, मगर काबीना ने उस फैसले को मौखर कर दिया। 2 दिन पहले हम्माद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया और फिर खबर आई कि ये ओहदा उनको आर्जी तौर पर दिया गया है। शौकत तरीन नए वजीर खजाना होंगे। फिर खबर आई कि वो एडवाइजर बनेंगे। ये मामलात क्या हैं और मामलात कहां जा रहे हैं? क्या चीजें इस तरीके से दुरुस्त हो सकती हैं और क्या मईशत दुरुस्त सिमत में ही जा रही है? खुद शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त सभी जानना चाहते हैं कि आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, फाइनेंस एडवाइजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है जिसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं उसके कन्वीनर के तौर पे आ रहा हूँ। तो वो एक किस्म से कोऑर्डिनेट करेगी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की, तो उसको कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि इस वक्त कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब एब्सेंट है। तो उससे ये है कि कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड पे जा रही है। तो उसका कन्वीनर होने से जाहिर है कि मुझे मैं हेल्प कर सकूंगा अपना इस गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि ये भी मेरे से पूछा गया कि मैं किसी ओहदे पे आना पसंद करूंगा कि नहीं। तो मैंने उनको कहा कि देखें, इस वक्त मेरा एक नैब ने अपील की हुई है उसके बीच में अपना ये अपना हाई कोर्ट में, और वो मेरे फेवर में ही जा चुका है ये नतीजा, लेकिन उन्होंने अपील की हुई है। तो ये अपील जिस वक्त भी ख़त्म हुई तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि हम कोई और मुस्बत रोल मैं ले सकता हूँ या नहीं। मगर तरीन साहब, जो मईशत के मसाइल हैं, जो एडवाइजरी रोल है, ज़ाहिर ये हुकूमत आई उस वक्त भी इन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई और बड़े लीडिंग इकोनॉमिस्ट भी उसमें रखे, मगर फिर उसका वो असर नहीं रहता है। तो जब तक आप डिसीजन मेकिंग में नहीं होंगे, आपको लगता है आप कोई फ़र्क डाल पाएंगे? नहीं, मैं ज़्यादा फ़र्क तो नहीं डाल सकते, मैं आपकी बात सही है। लेकिन अगर एडवाइजरी जो कमेटी है वो भी अगर कोई इफेक्टिव आदमी उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहा हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। लेकिन ये है कि मैंने आपको मजबूरी बता दी और मेरा प्रिंसिपल है कि मैं अगर मेरे पर कोई केस अगर बना हुआ है, हालांकि ये इस वक्त तो ये ओनस जो है वो नैब पे है कि वो अपनी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो उन्होंने बरी कर दिया है। लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई वुड जस्ट नॉट लाइक टू टेक अ पोजीशन एज ऑफ नाउ, एंड होपफुली इन द नियर फ्यूचर ये अगर डिसाइड हो जाता है तो फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह करेंगे। यानी कि अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद अगर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफर की जाती है तो फिर आप कबूल कर लेंगे? बिल्कुल। और तरीन साहब, इस वक्त अगर आप एडवाइस भी करने जाते हैं, आप जिस तरह मईशत को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली हैं? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? आपने माजी में IMF से भी निगोशिएट किया हुआ है, मईशत भी चलाई है बतौर वजीर खजाना। आपके ख्याल में क्या बहुत सख्त प्रोग्राम मानकर आ गए हम? मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती कर ली, और मेरे ख्याल में सोच ये थी कि देखें फ्रंट लोडेड कर दिया जाए ताकि पॉलिटिकल कॉस्ट तो जो होगी हमें बाद में उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ जो थी, ये थिंकिंग ठीक नहीं थी। थिंकिंग ये होनी चाहिए थी कि हमें जो है अपने अवाम के लिए जो हमारे जो बेसिकली जो ग्रोथ थी इस वक्त 5.5% की, वो ज़रूर ये थी कि आप उसको एक डेट सपोर्टेड वो ग्रोथ थी, तो उसकी वजह से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, उसको आप हैंडल करते, लेकिन अगर 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था, और आप उठा के उसको 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जाहिर है जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया
तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में शुरू के बीच में नेगोशिएशन जो थी वो ठीक नहीं हुई। अब जो है हम इसमें फंसे हुए हैं और हमें ये देखना है कि हमने इसको कैसे टैकल करना है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमने $500 मिलियन भी ले चुके हैं इस वक्त। लेकिन हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा हमारा आवाम जो इस वक्त पिस चुका है कोविड से, कोविड 1, 2, 3, तो वो कितना सहार सकता है ये जितने भी हम उसके ऊपर हम बोझ डाल रहे हैं। तो उसके बाद अगर हमारे ख्याल में ये इतना बोझ नहीं सह सकते तो वी शुड गो बैक टू IMF और कहें यार देखो सारी दुनिया के बीच में लोग इस वक्त जो है रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को और हम उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और कोविड 3 आ गया है इस वक्त और कोविड 3 जो है बड़ा सख्त है इस वक्त। तो मेरा अपना व्यू ये है कि हम हर वो चीज़ करें जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में और हमारे जो आवाम के इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमें IMF से निकल जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक उनको हमें एक समझाना चाहिए कि भाईजान आप दुनिया के भी देखें क्या हो रहा है और आप हमारे साथ क्या करें। और इस प्रोग्राम में आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई 4-4.5 रुपए का बिजली की कीमतों में और इजाफा होता है, इन्फ्लेशन वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, तो और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। साथ में रेवेन्यू मेजर्स जो कहे जा रहे हैं, हालांकि एक अच्छी ग्रोथ हमें नजर आई है, मार्च के नंबर्स भी जो आ जाए, मगर उसमें भी ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा। और फिर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पर दोबारा प्रेशर आ सकता है, तो मईशत शायद मुतहम्मिल ना हो सके इतनी सख्त कंडीशंस की। आप समझ रहे हैं या हम बढ़ सकते हैं इन कंडीशंस के साथ भी आगे और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? कंडीशंस ये कंडीशंस को तो हमें देखना पड़ेगा। मैं दूसरी साइड से ये जरूर कहूंगा कि हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। देखना जी इस वक्त आपने पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर के जो आपका जो लॉसेस थे वो तकरीबन 19% थे 2018 में। अभी वही कोई 17.5% है, 1-1.5% या 18% है। आपकी रिकवरी जो थी वो 90% थी, अभी भी वही 90% है। तो हमने अपना घर किस तरह ठीक किया? हमने क्यों नहीं ठीक किया अपना घर 2.5 साल में? तो हमें इधर भी तो तवज्जो देनी पड़ेगी और इसी तरीके से हमें ये तवज्जो देनी पड़ेगी कि देखो कि कोविड वगैरह है, ठीक है, लेकिन हमारी जो टैक्स टू GDP है वो 9 से अब 10% पे आएगी। 10% चलेगी। कोविड आया जो मतलब डाउनटर्न आया, लेकिन दुनिया में तो टैक्स टू GDP 19-20 होती है। चलो आप कम से कम 12-13-14% की तरफ तो जाए ना यार, वो तो गुंजाइश होगी ना इधर। So what I'm saying is कि हम अपना घर भी ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा, किसने हमें रोका है कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। सो हम बिल्कुल IMF के पास जाएं और उनसे ये बात करें कि ये हमारा कोविड 3 आ गया है, लेकिन हम अपना घर भी ठीक करें। और जब हम अपना घर ठीक करना शुरू हो जाएंगे तो IMF और बाकी जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो भी हमारी बात मानेंगे। और सब मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है IMF का पूरा फोकस है, जो कुछ 3 पॉइंट्स आपने किए, मैं एक एक करके बात करता हूं। IMF का फोकस है कि जी सर्कुलर डेट कम करें और उसका वो जो हल देते हैं वो रेवेन्यू बेस्ड है कि जी आप टैरिफ बढ़ा दें, क्योंकि आप वैसे इन खसारों को नहीं खत्म कर सके। अब हुकूमत भी वही कर रही है कि जी रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, हमारे लॉसेस अपनी जगह पर हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिकवरीज भी कम हुई हैं। आपके ख्याल में यहाँ कुछ बेहतरी लाई जा सकती थी जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ाए बगैर भी या कम बढ़ाकर भी आवाम को रिलीफ दिया जाता? वहां पर 2.5 साल में हुकूमत फेल हो गई है जिसकी वजह से IMF की इतनी टफ कंडीशंस है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे। मेरा मकसद ये है कि देखें, आप जरूरी मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दें कि जी रेवेन्यू नहीं आ रहे तो आप टैरिफ बढ़ाते जाएं। अगर इस तरह टैरिफ बढ़ाते रहेंगे, ये हुकूमती इदारे हैं, इसमें जितने आप टैरिफ बढ़ाएंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतने लॉसेस बढ़ेंगे आपकी। तो आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है ना। तो इसके बीच में अगर फर्ज करें अगर आपके लॉसेस 3-4-5% कम हो गए होते और आपकी जो रिकवरीज 3-4-5% ज्यादा हो गई होती, तो आपका ये 10% का जो स्विंग था, that by itself should have taken care of much of the circular debt. Circular debt का मतलब बढ़ता ना और कम भी होना शुरू हो जाता। तो बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस जो है इसके बीच में ये उसमें कमी रह गई है। और जो आपने बात की SOEs की, अब ज़ाहिर सरमाया पाकिस्तान के मॉडल के साथ ही आए थे। वज़ीर आज़म भी कहते थे कि मलेशिया का मॉडल होगा, सदुबर साहब ने मुतारिफ भी कराया, कमिटमेंट्स भी बहुत की, प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने की बात की। मॉडल में मसला था, ये एग्जीक्यूट ठीक नहीं कर सके। एग्जीक्यूट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। ये बेसिकली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसने इस मुल्क के बीच में एक बहुत बड़े इदारे को टर्न अराउंड किया था जिसका नाम हबीब बैंक था। अब मुझे मालूम है कितनी मुश्किल थी उसमें, कैसी मुश्किलें हमें पेश आई।
मतलब एक वक्त में तो मुझे वो अरेस्ट करने लगे थे, इतने हम सख्त डिसीजन ले रहे थे। तो वेरी फैक्ट इज आपके पास अगर एक वो इदारा था, अब इतने इदारे होंगे जो अपने करने हैं, और अगर आप 10-15 इदारों से भी शुरू करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है तो आप जाहिर है नहीं करेंगे। तो सरमाया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी को परसू किया जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें हुकूमत कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। हमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाना होगा बोर्ड्स पे, बोर्ड के ऊपर जो एक एपेक्स बोर्ड बनेगा, वो नीचे बोर्ड्स बनाएं अपनी मर्जी के और फिर अकाउंटेबल हों, हम उनको अकाउंटेबल करें। ये नहीं कह रहे कि वो फिर मादक पे दरजाद हो जाए, नहीं, दे मस्ट बेसिकली बी हेल्ड अकाउंटेबल, लेकिन पहले आप पूरा जो कैनवस तो चेंज करें। मगर शौकत अली साहब, प्राइवेट सेक्टर का एक मसला ये है, मुल्क में अब तकरीबन 2-3 वजीर कह चुके हैं कि जी हमारे तो डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। पावर सेक्टर के में भी कहा जा रहा है, फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में भी कहा जा रहा है। आपको लगता है कि नैब के डर से कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा आएगा? जो कुछ किया गया प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ जो माजी में हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। नहीं, देखें यार, ये भी बड़ा अच्छी बात आपने मसला उठाया। अभी कुछ अर्सा पहले हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक नैब अमेंडमेंट्स की थी जो कि कुछ अर्सा चली और वो अच्छी थी और लोगों को उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिया। अब हमें चाहिए कि वही जो चीज पैकेज है वो हम लोगों के साथ बैठ के या कम से कम नेशनल असेंबली में ले जाके, इनके पास जो अभी सेनेट भी हो गई है, मेजोरिटी है, नैब का ऑर्डर जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए और एक फिल्टर कर देना, मतलब क्रिएट कर दे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग आएंगे उनको कोई इस तरह नहीं उठा लेगा अनलेस साइंड ऑफ बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स इन द गवर्नमेंट। इशरत हुसैन है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, इसी तरीके से एक फिल्टर बना दिया जाए। हर चीज का हल हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें ब्यूरोक्रेसी का तो अमल दखल नहीं है ना। इसमें तो अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव लाएंगे, वो तो मतलब काम करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो आप ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, तो आपको नैब के उनमें भी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। सब और एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि जो ग्रोथ का पैटर्न आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, हमने देखा कि ग्रोथ आती है तो ग्रोथ साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट लाती है, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई होती, एक्सपोर्ट्स भी वही 2-2.5 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई होती है। अब आपको लग रहा है कि हम कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या अभी बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है? अभी भी अगर थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, साथ करंट अकाउंट डेफिसिट लाएगी और हम फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। देखिए जी, आपको ये जो आप बात करें ग्रोथ लाते हैं तो फिर हम उसके बाद जो है बाहर से कैपिटल लाने की कोशिश करते हैं, वेदर डेट और अदरवाइज, टू सपोर्ट दैट ग्रोथ। बिकॉज जब तक आपका सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो नहीं जाएगा उस लेवल पे जिसके जो के 5-6-7%, 8% की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो ये साइकिल्स आएंगे। आपका ये रूल ऑफ थंब है कि आपका जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट रेट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होगा। तो अगर आप 14-15% या 16% की अगर इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4% ही हो सकती है। और हमारी तो 16 भी नहीं है, हम 14%, 13% के ऊपर है। तो वही हमारी 3-3.5 पे, जब हम 3-3.5 को ज्यादा पुश करेंगे, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो हम बेसिकली डेट लेके आएंगे और वो डेट जब रीपेमेंट्स आएंगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और सब और पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है? नहीं, अभी आपको अगर आप अपनी जो जीडीपी है उसको डीबेस कर दें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। डेट टू जीडीपी का फर्क पड़ेगा, बड़ी देर से नहीं डीबेस हुई, उसको करना पड़ेगा, रीबेस करना पड़ेगा और वो अच्छी चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी आईएमएफ ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ये कोई ये डेमोक्रेसी सोर्ट तो नहीं है ना कि अभी जरूरी आज कर देना। तो उससे अगर आप कर लेते और उसका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे,
तो उसमें फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी है, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। तो ये जो चीज़ है, ये उसका एक नतीजा है, और हमने इसकी ये जो गलतियां हम करते हैं, इसका कोई बेसिकली हम वो जायजा नहीं लेते। सो अब ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट इतना रहेगा, इंटरेस्ट रेट तो आपने रीप्रोफाइल वैसे ही कर दिया आपने डेट को, तो ये तो आपके गले में आ गया, ये सारा 1200 जो अरब बिलियन जो बहुत शुक्रिया 12,000 बिलियन। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको गुड लक भी करते हैं कि मईशत में बेहतरी आए, जिस रोल में आप इस वक्त हैं, और हुकूमत के हवाले से एक एडवाइस हुकूमत को मिले।